चैप्टर्स 229, 230, 231, 232। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 229, गांव में आराम और आगे की तैयारी। जब बाई निंगबिंग ने फैंग युआन को काले तेंदुए की लाशों की तरफ जाते देखा तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने देखा कि वो नीचे बैठा और काले तेंदुओं के कानों को टटोलने लगा। थोड़ी देर बाद फैंग युआन ने नर तेंदुए के बाएं कान से और मादा तेंदुए के दाएं कान से दो नाजुक पर्पल पत्ते निकाले। ये था ब्रेथ कंसीलमेंट गू, रैंक 3 का ग्रास गू। गू मास्टर्स इसका इस्तेमाल अपनी ऑरा और कल्टिवेशन लेवल को छुपाने के लिए कर सकते थे। एक तरह से ये एक कैमोफ्लेज एबिलिटी थी। लगभग सभी काले तेंदुओं के कानों में एक ब्रेथ कंसीलमेंट गू होता था, लेकिन काले तेंदुए हमेशा जोड़े में घूमते थे और कम से कम 1000 बीस्ट किंग लेवल के होते थे। वो छिपकर हमला करने में माहिर और हद से ज्यादा फर्टीले भी। उन्हें पकड़ना एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक काम था। ऊपर से काले तेंदुए खास तौर पर ज़ीय पहाड़ पर ही पाए जाते थे। इसलिए ये जानकारी कि काले तेंदुओं के कानों में ब्रेथ कंसीलमेंट गू होता है अभी तक ज्यादा लोगों को पता नहीं थी। फैंग युआन की पिछली जिंदगी के 150 साल बाद राइचस पाथ का एक बंदा उभार कर आया जिसका नाम हंटिंग किंग सन गन था। वो पहला इंसान था जिसने इन काले तेंदुओं का बेदर्दी से शिकार करके उनके ब्रेथ कंसीलमेंट गू निकाले और उन्हें मार्केट में बेचकर अपनी किस्मत बना ली। उसके बाद ना जाने कितने गू मास्टर्स अपनी किस्मत आजमाने ज़ीय पहाड़ पहुंच गए। ऐसे ही बस कुछ सालों में सारे काले तेंदुए खत्म हो गए। लेकिन अभी ज़ीय पहाड़ अभी भी एक सुनसान इलाका था। इस जगह पर दिन महफूज था जबकि रात बेहद खतरनाक थी। यहां कोई क्लैन नहीं था, लेकिन एक क्लैन का शुरुआती रूप जरूर था, एक छोटा सा गांव। फैंग युआन के पास स्काउटिंग के लिए अर्थ हियरिंग एयर ग्रास नहीं था, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें डू ब्रेथ कंसीलमेंट गू मिल गए थे। फैंग और बाई ने इस गू के भरोसे कई खतरों से खुद को बचाया। वो ज़ीय पहाड़ पर चढ़ने वाले नहीं थे। उनकी अभी की ताकत साधारण जंगलों को पार करने के लिए काफी थी, लेकिन मशहूर पहाड़ों और बड़ी नदियों में घुसने के लिए काफी नहीं थी। ऐसे इलाकों को एक्सप्लोर करने के लिए तो बाई क्लैन को भी भारी कीमत चुकानी पड़ती। फैंग और बाई की तो बात ही छोड़ दो। वो ज़ीय पहाड़ के किनारे से आगे बढ़े और 2 दिन बाद उन्हें एक पहाड़ी रास्ता मिला। ये इंसानों का बनाया हुआ रास्ता था और जंगल से कहीं ज्यादा सेफ था। ऑफ कोर्स अगर किस्मत खराब हो तो यहां भी खतरनाक हालात से सामना हो सकता था। फैंग और बाई पहाड़ी रास्ते पर चलते रहे जब तक एक शाम उन्हें धुएं की एक पतली लकीर दिखाई नहीं दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपने कदम तेज कर दिए। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी घाटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। गांव के चारों तरफ पत्थर की छोटी दीवारें थीं, जिनके कुछ हिस्सों पर गार्ड्स खड़े थे। शाम का वक्त था और किसान झुंड में लौट रहे थे, अपने कंधों पर कुदाल और खेती के दूसरे औजार लिए गांव की तरफ चल रहे थे। लेकिन ये सब आम इंसान थे और उनसे कोई डरने वाली बात नहीं थी। चलो, फैंग युआन गांव की तरफ चल पड़ा। बस ऐसे ही बाई निंगबिंग थोड़ी हैरान थी। उनके आने से गांव वालों में क्यूरियोसिटी और शक की निगाहें तेजी से फैल गई। इस दुनिया के ज्यादातर गांव बाहर वालों का ज्यादा स्वागत नहीं करते थे। क्लैन के गांव वाले तो और भी ज्यादा। वो पूरे गांव के चारों तरफ सख्त पहरा लगाते थे, इस डर से कि कहीं जासूस और डाकू गांव में ना घुस जाएं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप दोनों मेहमान, कहीं आप रिस्पेक्टेड लॉर्ड गू मास्टर्स तो नहीं हैं? इससे पहले कि फैंग और बाई गांव के दरवाजे तक पहुंचते, 2 एक जैसे दिखने वाले गार्ड्स उनके पास आए। बाई निंगबिंग कुछ नहीं बोली। उनके पहले से तय किए गए एग्रीमेंट के मुताबिक सारी बातचीत की जिम्मेदारी फैंग युआन की थी। फैंग युआन ने अपना सर हिलाया। हेलो भाइयों, हम दोनों आम इंसान हैं। ये सुनकर दोनों गार्ड्स ने जैसे राहत की सांस ली। उनके चेहरे साफ तौर पर रिलैक्स हो गए। छोटे वाले गार्ड ने नफरत भरी नजरों से फैंग युआन के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कुछ घिन के साथ बोला, मैं भी कहूं, इतना बदसूरत इंसान भला अन दिव्य शक्तियों वाले लॉर्ड गू मास्टर्स में से एक कैसे हो सकता है? फैंग युआन का पूरा शरीर जला हुआ था और उसका एक कान भी नहीं था। ऐसी बदसूरत शक्ल देखकर लोगों के मन में घिन पैदा होती थी। बाई निंगबिंग ने भी अपनी आम पोशाक बदल ली थी। उसने अपने लंबे चांदी जैसे बाल काटकर काले रंग लिए थे। उसका बर्फ की मांसपेशियों के कारण बर्फ जैसा सफेद शरीर अब काला हो चुका था। बस उसकी ऊन का रंग नहीं छुपाया जा सकता था, इसलिए उसने एक घास की टोपी पहनी हुई थी और अपना आधा चेहरा ढक रखा था। जब दोनों साथ खड़े थे, वो कमाल के आम गांव वाले लग रहे थे। छोटे भाई, संभाल के बोलो। बड़े गार्ड ने छोटे गार्ड को डांटा, फिर चौकस होकर फैंग और बाई को देखा। तुम लोग कहां से आए हो और यहां क्या कर रहे हो? हम पहाड़ के यूएस पार एक गांव से हैं।
हम एक ठेला गाड़ी पर जड़ी बूटियां और नमकीन मांस भरकर बेचने निकले थे, पर साई, रास्ते में एक शेर से टकरा गए। बाप रे, हम तो डर के मारे मर ही गए थे। हम पागलों की तरह भागे और तब जाकर अपनी जान बचाई। साई, अभी तो वापस जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए हम आपके गांव आ गए और उम्मीद है कि यहां एक रात गुजार लेंगे। हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। फैंग युआन ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। गार्ड की ईद में चौकसी कम हो गई। फैंग युआन ने कहा, भाई, अपने छोटे भाई को डांटने की जरूरत नहीं। मुझे ये चोटें आग से लगी हैं। उस दिन हमारे घर में आग लग गई थी और चावल बचाने की कोशिश में मैं इस हालत में जल गया। साई, आजकल हर कोई परेशान है। बड़े गार्ड ने एक आह भरी, तुम गांव में आ सकते हो, और अगर कोई तुम्हें अपने घर में पनाह ना दे तो दीवार के कोने में रात गुजार कर काम चला लेना। हिदायतें देने के बाद गार्ड्स ने रास्ता छोड़ दिया। जब फैंग और बाई गांव में घुस गए, बड़े गार्ड ने अपने भाई को निर्देश दिया, जाकर गांव के मुखिया को बता दो कि 2 बाहर वाले आए हैं, वो बुजुर्ग हैं और उन्हें ज्यादा अनुभव है, उनसे कहना कि नजर रखें। भाई, तुम भी ना हद से ज्यादा ही सावधान रहते हो। भला ये दोनों गू मास्टर्स कैसे हो सकते हैं? और वैसे भी गू मास्टर्स हम जैसे आम इंसानों को धोखा क्यों देंगे? मजाक करने के लिए? अगर मैंने कहा है जाने को तो बस जाओ, फिर से मुझे ही दौड़ा रहे हो। नौजवान गार्ड बड़बड़ाया लेकिन आखिर में चला गया। गांव के अंदर का मंजर शांत था। हवा में खाने की खुशबू घुली हुई थी। दिन भर की मेहनत के बाद परिवार डिनर टेबल पर इकट्ठे होकर खुशी से बातें कर रहे थे। ऐसे माहौल में बाई निंग बिंग अनजाने में हाई रिलैक्स महसूस करने लगी। उसके भेस बदलने की वजह यह थी कि वो कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे बाई क्लैन को उन्हें ढूंढने में आसानी हो। एक और वजह फैंग युआन की सतर्क प्रकृति थी। एक अनजान माहौल में खुद को छुपाकर वो किसी भी अजीब हरकत पर तुरंत रिएक्ट कर सकते थे। रहने के लिए घर ढूंढना आसान था, बस गांव वालों को एक प्राइमिवल स्टोन का टुकड़ा दे दो और वो खुशी खुशी अपना एक घर खाली कर देंगे। लेकिन ऐसा करना उनकी अभी की पहचान के मुताबिक ठीक नहीं होता। फैंग युआन के पास एक बेहतर तरीका था। वो गांव में इधर उधर घूमा, फिर एक टूटे फूटे घर के सामने रुक गया। इस घर में सिर्फ एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक पोता था, लेकिन जब वो बाहर खेलने गया तो एक भेड़िए ने यूज मार दिया। बुढ़िया अपने घर के सामने एक कुएं से पानी खींच रही थी। ये काम उसकी काफी ताकत ले रहा था। चाची, मैं आपकी मदद करता हूं। फैंग युआन ने एक बेवकूफ जैसी मुस्कान चेहरे पर लाई और तेजी से बुढ़िया की तरफ दौड़ा। बुढ़िया फैंग युआन की शक्ल देखकर चौंक गई, लेकिन फैंग युआन ने बेवकूफ जैसी मुस्कान के साथ बड़े जोश से काम किया और जल्दी से कई बाल्टी पानी खींचने के बाद बुढ़िया का शक दूर हो गया। नौजवान, तुम बाहर से आए हो? बुढ़िया ने अपने टूटे दांतों वाला मुंह खोलकर मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, हम सोच रहे थे कि आज रात आपके घर रुक जाएं। चाची, मैं आपके काम कर सकता हूं, क्या हम रुक सकते हैं? फैंग युआन ने बेवकूफी से कहा। ठीक है। बुढ़िया खुशी से मान गई। हालांकि आम दिनों में गांव वाले एक दूसरे की आर्थिक मदद करते थे, उस अभी भी इस तरह के मेहनत मजदूरी की जरूरत थी। बाई निंग बिंग ये सब सीन खामोशी से देखती रही। यह फैंग युआन सच में क्या एक्टिंग कर सकता था? पानी लाने के बाद लकड़ियां काटने का काम था। फैंग युआन ने खाना भी बनाया। बुढ़िया उसके तेज और कुशल हाथों की बार बार तारीफ करती रही। चाची, मैं आपके लिए थोड़ा और पानी ले आता हूं। मैं पानी की टंकी भरने के बाद आपसे बात करूंगा। डिनर के बाद फैंग युआन खुद ही फिर से पानी भरने चला गया। बुढ़िया माना करती रही, लेकिन फैंग युआन ने जिद की। जब पानी की टंकी भर गई, बुढ़िया ने आंखें में आंसू लिए कहा, नौजवान, तुम सच में। साई, इस बुढ़िया जैसी ही किस्मत फूटी है तुम्हारी भी। साफ था, फैंग युआन ने डिनर के दौरान एक दुखभरी कहानी गढ़ी थी, जिसने यूएस सीधी साड़ी बुढ़िया पर गहरा असर छोड़ा था। लालटेन आम लोगों के लिए एक लग्जरी थी, इसलिए रात में घर में अंधेरा था। रोशनी सिर्फ खिड़की से आते चांद की थी। घर में 2 साधारण और टूटे फूटे पलंग थे। बाई निंग बिंग फर्श पर लेटी थी, लेकिन बहुत संतुष्ट थी। कई दिनों से चलने की थकान अब धीरे धीरे दूर हो रही थी। फैंग युआन पलंग पर आलटी पालती मारकर बैठा था। उसका ध्यान अपने अपच में था। बोन फ्लैश यूनिटी गू को देख रहा था। जब से उस ये जोड़ी मिली थी, उसने एक बार भी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। आखिरकार उसने रेसिपी को सुधारने के बाद इसे रिफाइन किया था, और फैंग युआन की सतर्क प्रकृति के साथ वो इस्तेमाल करने से पहले इसका ठीक से अध्ययन करना चाहता था। अचानक फैंग युआन ने अपनी आंखें खोली। उनमें एक तेज रोशनी चमकी। कोई दिक्कत नहीं है, बोन फ्लैश यूनिटी गू इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा कहने के बाद उसने कंगन के आकर वाले गू की जोड़ी को बुलाया।
ये दो जड़े के कंगन, एक घास जैसा हरा था जबकि दूसरा खून जैसा लाल। वो दोनों एक साथ बंधे हुए थे और अलग नहीं हो सकते थे। फैंग युआन ने उन्हें पहले ही रिफाइन कर लिया था, लेकिन उनके जादुई प्रभाव को सामने लाने के लिए उस उनमें से एक को छोड़ना था और बाइनिंग बिंग को यूज रिफाइन करने देना था। बाइनिंग बिंग आलती पालती मारे बैठी थी जब उसने गुलिया, लेकिन यूज रिफाइन करने की जल्दी नहीं थी और उसने फैंग युआन को देखा। आगे क्या करने का प्लान है? फैंग युआन हंसा, और मैं सोच रहा था कि तुम पूछोगी ही नहीं। हालांकि अंधेरा था, बाइनिंग बिंग महसूस कर सकती थी कि फैंग युआन इस पल मुस्कुरा रहा है। उसने बस नाक चढ़ाई और कुछ नहीं कहा। फैंग युआन अपने प्लान्स को उससे छुपाने का इरादा नहीं रखता था। हमारी अगली मंजिल शांगलियान पहाड़ है। शैंकलियान पहाड़, शैंकक्लैन? बाइनिंग बिंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। शैंकक्लैन सदर्न बॉर्डर की टॉप शक्तियों में से एक था, टाई क्लैन और फी क्लैन से कम नहीं। सिर्फ वो क्लैन हाई उससे ऊपर था। शैंकक्लैन सदर्न बॉर्डर में अपने बिजनेस के लिए मशहूर था, और साउदर्न बॉर्डर के बाहर के लोग भी जब तक उन्हें थोड़ा अनुभव हो जानते थे कि सदर्न बॉर्डर का शैंकक्लैन बिजनेस और व्यापार का केंद्र था। शैंकक्लैन का शहर इतना समृद्ध था कि वहां हर जगह प्राइमेवल स्टोन्स के मौके थे। जब बाइनिंग बिंग के पास अभी भी नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक था, उसने शैंकक्लैन शहर जाने की ख्वाहिश की थी। लेकिन अब वो हिचकिचा रही थी। जो गुनाह हमने बाइक्लैन के खिलाफ किए हैं, उसके लिए हो सकता है कि हम सभी राइचस पाथ वालों द्वारा वांटेड हो। शैंकक्लैन शहर जाकर क्या हम सीधे जाल में नहीं फंस जाएंगे? फैंग युआन मुस्कुराया। अगर पूरे सदर्न बॉर्डर में सिर्फ 2 जगह हैं जो हमें स्वीकार कर सकती हैं, तो शैंकक्लैन शहर उनमें से एक जरूर होगा। शैंकक्लैन भले हाई राइचस पाथ्स के नेताओं में से एक हो, लेकिन शैंकक्लैन शहर एक ऐसी जगह है जहां पूरी आज़ादी है, और ये वही जगह है जहां ज्यादातर डिमोनिक पाथ के लोग अपना माल ठिकाने लगाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो शैंकक्लैन सदर्न बॉर्डर का सबसे अमीर क्लैन कैसे बनता? इस मामले में तो वो क्लैन भी उनसे बहुत पीछे है। बाइनिंग बिंग ने यह सुनकर थोड़ी देर सोचा। अफवाहों में कहते हैं कि शैंकक्लैन शहर में कुछ भी खरीद सकते हो, क्या ये सच है? फैंग युआन ने सर हिलाया। अफवाहों में जो चीजें हैं, वो सब लो लेवल सामान की बातें हैं। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी डिमांड बहुत है पर सप्लाई नहीं। जैसे कि कोई खास यांगू? हा हा हा। चैप्टर 230, सांझी साधना। अंधेरे कमरे में बाइनिंग बिंग ने गुस्से में नाक से फूफकार मारी। फैंग युआन ने टॉपिक बदला। इस स्टेज पर शैंकक्लैन शहर हमारे लिए सबसे अच्छी जगह है। वहां बहुत सी दुकानें हैं जहां से हम अपने लिए आचे गू वॉर्म्स खरीद सकते हैं। हालांकि अभी जो गू वॉर्म्स हमारे पास हैं वो बेहतरीन हैं, पर वो एक दूसरे से मैच नहीं करते। सिर्फ ऐसे गू वॉर्म्स के साथ जो एक दूसरे के पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री हों, हम और भी मजबूत लड़ाई का प्रदर्शन कर सकते हैं और यहां तक कि ऊपर के रैंक से भी लड़ सकते हैं। बाइनिंग बिंग इस बात से पूरी तरह सहमत थी। हर बेहतरीन गू मास्टर के पास एक दूसरे के पूरक गू वॉर्म्स का सेट होता था। जैसे जब बाइनिंग बिंग के पास नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक था, उसके पास आइस ब्लेड गू, आइसिकल गू, वाटर शील्ड गू, ब्लू बर्ड आइस कॉफन गू, आइस मसल्स गू, फ्रॉस्ट डेमन गू थे। वो सभी आइस और वाटर सीरीज के और एक साथ उस करने पर आसानी से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन अब फैंग और बाई के पास सिर्फ अलग अलग तरह के गू वॉर्म्स का कलेक्शन था। अगर वो एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट्री सेट बना लेते, तो उनकी लड़ाई की ताकत कम से कम डबल हो जाती। खुशकिस्मती से फैंग युआन ने बड़ी संख्या में बोन स्पीयर गू और स्पाइरल बोन स्पीयर गू स्टोर कर रखे थे। ये सब शैंकक्लैन सिटी में बेचे जा सकते थे। अगर इनमें से कोई गू ना भी होता, तो फैंग युआन के पास हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस था और वो उसका इस्तेमाल प्राइमेवल स्टोन्स बनाने के लिए कर सकता था। शैंकक्लैन सिटी जाने का पहला मकसद था छुप कर रहना। दूसरा मकसद था गू वॉर्म्स खरीदना और बदलना। लेकिन फैंग युआन का तीसरा मकसद बाइनिंग बिंग को बताने लायक नहीं था। यह रॉक गैम्बलिंग से जुदा था। एक रॉक गैम्बलिंग साइट के अंधेरे कोने में एक पत्थर था जिसके अंदर एक लेजेंडरी सतरंगी गू छुपा हुआ था। फैंग युआन के पास जो गू वॉर्म्स दी, उनमें रैंक 6 का स्प्रिंग ऑटम सकाडा, हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस जो रैंक 9 इमॉर्टल वेनरेबल से जुदा था, ब्लड स्कल गू जो किसी की एप्टीट्यूड बदल सकता था, और बोन फ्लैश यूनिटी गू भी था। बोन फ्लैश यूनिटी गू को छोड़कर ब्लड स्कल गू की कीमत ऐप खत्म हो चुकी थी क्योंकि फैंग युआन के खूनी रिश्तेदार अब लगभग बचे ही नहीं थे। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस के परिणाम भले ही शानदार थे, पर इसके आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि फैंग युआन के पास इसका फ्यूजन रेसिपी नहीं था। जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन बढ़ती जाएगी, इससे मिलने वाली मदद कम होती जाएगी। स्प्रिंग ऑटम सकाडा की तो बात ही मत करो, अभी वो सुषुप्त अवस्था में था।
अगर यूज इस्तेमाल करने की बात करें तो वो खतरे से भरा था, पर अगर यूज इस्तेमाल ना करें तो जैसे ही वो ठीक होगा वो अपच को फोड़ देगा। वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा, हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस, ब्लड स्कल गू और बोन फ्लैश यूनिटी गू फैंग युआन के पास सबसे कीमती गू थे। इसके अलावा इन चारों में एक आम बात थी, ये सब कल्टीवेशन में मदद करने से जुड़े थे। वो फैंग युआन की कितनी मदद करते थे? बड़ी, बहुत बड़ी। लेकिन लड़ाई में उनका इस्तेमाल इतना साफ नहीं था। शैंग क्लैन सिटी में जो गू था वो इस मामले में अलग था क्योंकि वो लड़ाई के लिए एक ट्रम्प कार्ड था। उसके और कुछ दूसरे गू वॉर्म्स के साथ जो उस कॉम्प्लीमेंट करें, तभी फैंग युआन को पुनर्जन्मित माना जा सकता था। उस अपने रैंक के लोगों में अपराजय, अनराइवल्ड होने का कुछ कॉन्फिडेंस मिल जाता और वो अपनी पिछली जिंदगी के डिमोनिक पद के बड़े बादशाहों वाली थोड़ी सी शान वापस हासिल कर लेता। शान क्लैन सिटी तक का सफर लंबा है, अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हें पहले बोन फ्लैश यूनिटी को रिफाइन करना चाहिए। फैंग युआन ने ये टॉपिक बैन कर दिया। फैंग युआन का प्लान जानकर बाइनिंग बिंग को थोड़ी राहत महसूस हुई। फैंग युआन के साथ इतने लंबे समय से रहने के बाद वो उसकी चालाकी और धोखेबाजी को और भी ज्यादा समझने लगी थी। खास करके उसका आज का परफॉर्मेंस, ऐसी सादगी और ईमानदारी ने तो उससे भी लगभग धोखा दे ही दिया था। कुछ समय पहले ही उसने देखा था कि कैसे फैंग युआन ने बोन फ्लैश यूनिटी गू रिफाइन किया था और उसके सारे बर्ताव को जोड़कर उसके दिल में एक ठंडक सी दौड़ने लगी थी। उसने खुद को याद दिलाया कि सावधान रहना है और इस बेचारे बाई क्लैन के लीडर की गलती से सीखना है। अगर वो फैंग युआन से थोड़ी भी सतर्कता नहीं बरतेगी तो क्या पता एक दिन फैंग युआन यूज बेच दे और वो उसके लिए पैसे गिनती रह जाए। उसने अपने मूड को कंट्रोल में लाने के लिए सर झटका और बोन फ्लैश यूनिटी गू को रिफाइन करना शुरू कर दिया। इस गू की जोड़ी की अजीब आकृति थी, एक हरा और दूसरा लाल। बाइनिंग बिंग ने लाल वाला चुना और उसमें अपना प्राइमेवल एसेंस डालना शुरू कर दिया। यह बोन फ्लैश यूनिटी गू पहले हाई फैंग युआन ने रिफाइन कर लिया था। ए फ्लैट, फैंग युआन ने गू से अपनी छाप हटा दी और बाइनिंग बिंग के साथ सहयोग किया। बाइनिंग बिंग को इसे रिफाइन करने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही उसने गू को रिफाइन करना खत्म किया, बोन फ्लैश यूनिटी गू में एक बदलाव आया। ये जुड़े हुए जड़े के कंगन अचानक हवा में पूरी तरह से घुल गए और लगभग उसी पाल फैंग युआन और बाइनिंग बिंग की कलाइयों पर गोल निशान बन गए। फाक ये था कि फैंग युआन की बाई कलाई पर जो निशान बना वो हरा था, जबकि बाइनिंग बिंग की दाई कलाई पर जो निशान बना वो लाल था। फैंग और बाई दोनों के दिलों में एक रहस्यमयी जुड़ाव पैदा हो गया। इस जुड़ाव ने फैंग युआन को बाइनिंग बिंग को महसूस करने दिया और उसी तरह बाइनिंग बिंग भी फैंग युआन को महसूस कर सकती थी, जैसे उनका खून और मांस एक दूसरे से जुड़े हुए थे और अलग नहीं किए जा सकते थे। ये एहसास साचा नहीं था और इसने बाइनिंग बिंग को उल्टी जैसा महसूस कराया, जैसे उसने एक मक्खी निगल ली हो। फैंग युआन की भौहें भी कास कर सिकुड़ गई। ये बात ग्रे बोन स्कॉलर द्वारा छोड़े गए स्क्रोल में नहीं लिखी थी। फैंग युआन ने इसके बारे में सोचा और फिर राहत की सांस ली। ग्रे बोन स्कॉलर ने आसपास सिर्फ थियरी में रिसर्च की थी और कभी प्रैक्टिस में नहीं लाया था। इस बारे में ना जानना बहुत नॉर्मल है। ये एहसास तो सिर्फ एक छोटी सी बात थी, अहम चीज अगला स्टेज था। दोनों ने अजीब एहसास को बर्दाश्त किया और पलंग पर आमने सामने आल्टी पाल्टी मारकर बैठ गए, अपनी डुअल कल्टिवेशन शुरू करते हुए। दोनों ने अपने हाथ बढ़ाए, चारों हथेलियां एक दूसरे को छू रही थी। सावधानी के तौर पर कमजोर कल्टिवेशन वाले फैंग युआन ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंस का एक हिस्सा निकला और सावधानी से यूज बाइनिंग बिंग के अपर्चर में डाला। हरे और लाल गोल निशान अचानक तेज रोशनी से चमक उठे। बाहरी प्राइमेवल एसेंस जब बाइनिंग बिंग के अपर्चर में ट्रांसफर हुआ तुरंत बाइनिंग बिंग की ऑरा में बदल गया। ये सच में काम कर गया। बाइनिंग बिंग ने खुशी से धीरे से कहा, मैंने साफ साफ अपने ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंस का 10% ट्रांसफर किया था, लेकिन तुम्हें उसका सिर्फ 3/5 हिस्सा ही मिला। 2/5 हिस्सा कन्वर्शन में बर्बाद हो गया। फैंग युआन का ऑब्जर्वेशन और भी बारीक था। बाइनिंग बिंग हैरान नहीं हुई, इसमें समझने वाली क्या बात है? स्क्रॉल में नहीं लिखा था क्या? यह बोन फ्लैश यूनिटी गुड रिफाइनर्स के बीच के रिश्ते की गहराई के आधार पर 5 तरह की क्वालिटी में बांटा जा सकता है। नीचे से ऊपर तक ये इस तरह है: भाई घाट की रिश्ता, फ्रैट्रिसाइडल, दोस्ताना रिश्ता, फ्रेंडली, अटूट रिश्ता, इंडिसॉल्यूबल, पारिवारिक रिश्ता, फैमिलियल, खून का रिश्ता, ब्लड किन। उसने एनालाइज किया और आगे कहा, अगर वो भाई बहन की जोड़ी गू मास्टर्स बन जाती और खुद से ब्लड फ्लैश यूनिटी गू रिफाइन करती तो उनके बीच इतने गहरे रिश्ते के साथ मुझे लगता है उन्हें सबसे अच्छी क्वालिटी, खून का रिश्ता, मिलता।
अगर हमने इसे खुद से रिफाइन किया होता ही तो हमारे रिश्ते को देखते हुए ये जरूर सबसे खराब क्वालिटी भाई घाट की होता। इन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया और इस तरह हमें मिडिल क्वालिटी अटूट रिश्ता मिला। बोन फ्लैश यूनिटी गू एक सीरीज गू को रेफर करता था, जैसे कि बोर गू में ब्लैक बोरगू, व्हाइट बोरगू, पिंक बोरगू और ऐसे ही होते थे। स्क्रॉल में लिखे के अनुसार बोन फ्लैश यूनिटी गू में 5 तरह के गू वॉर्म्स थे। सबसे खराब क्वालिटी थी फ्रेट्रिसाइडल गू जो 10% प्राइमेवल एसेंस को 1/5 में बदलता था। उसके ऊपर था फ्रेंडली रिलेशन गू जो 10% प्राइमेवल एसेंस को 2/5 में बदलता था। इंडिसॉल्यूबल रिलेशन गू 3/5 ट्रांसफर कर सकता था। फैमिलियल रिलेशन गू 4/5 ट्रांसफर कर सकता था। और सबसे आचा ब्लड किन रिलेशन गू बिना किसी नुकसान के 100% प्राइमेवल एसेंस ट्रांसफर कर सकता था। अपने पिछले जीवन के अनुभव के भरोसे फैंग युआन ने आखिरी पाल में रेसिपी में छेड़छाड़ की थी, जिससे यूज रैंक 3 का इंडिसॉल्यूबल रिलेशन गू मिला जो कि काफी अच्छी किस्मत मानी जा सकती है। रिफाइनमेंट रेसिपी पर रिसर्च करना आसान नहीं होता। इसके लिए लगातार अनुमान और प्रयोग के साथ साथ बहुत सारे गू वॉर्म्स की जरूरत होती है। फैंग युआन अपनी छेड़छाड़ में सफल हो पाया। एक कारण उसके अनुभव से मिली समझ थी और दूसरा कारण किस्मत थी। लेकिन उस कभी भी किस्मत पर भरोसा करना पसंद नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पनौती पैदा हुआ था या उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी। फैंग युआन की किस्मत आम लोगों जैसी ही थी, कभी अच्छी कभी खराब। यूज ये इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि ये एक ऐसा कारक था जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो एक ऐसा इंसान था जिसे कंट्रोल में रहना बहुत पसंद था। उस स्थिति को कंट्रोल करना, दूसरों को कंट्रोल करना और जाहिर है खुद को कंट्रोल करना पसंद था। बस इतना ही। ए फ्लैट तुम्हारी बारी, फैंग युआन ने कहा। कुल मिलाकर वो इंडिसॉल्यूबल गू पाकर संतुष्ट था। बाइनिंग बिंग ने अपने स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस का 10% फैंग युआन के अपर्चर में ट्रांसफर किया। आगे जो हुआ वो चौंकाने वाला था। अभी थोड़ी देर पहले जब फैंग युआन ने अपना गहरा हरा प्राइमेवल एसेंस बाइनिंग बिंग के अपर्चर में ट्रांसफर किया था तो वो हरे पानी में बदल गया था, जिसे स्नो सिल्वर प्राइमेवल सी ने थोड़ी देर में ही निगल लिया। उसकी प्राइमेवल सी थोड़ी बढ़ गई थी। ए फ्लैट जब उसने 10% प्राइमेवल एसेंस फैंग युआन के अपर्चर में ट्रांसफर किया, उसके प्राइमेवल एसेंस के उसके प्राइमेवल सी में उतरने से पहले ही उसका अपर्चर कांपने लगा। फैंग युआन ने तुरंत रुकने के लिए चिल्लाया। यह बोन फ्लैश यूनिटी गू में कोई समस्या नहीं थी, बल्कि उसकी कल्टीवेशन की समस्या थी। वो सिर्फ रैंक 1 गू मास्टर के अपर स्टेज पर था और उसने सैकड़ों बोन स्पीयर गू स्टोर कर रखे थे। और अब जब वो स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस ले रहा था तो पूरा बोझ उसके अपर्चर के लिए बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा था। बाइनिंग बिंग हिचकिचाई। अगर वो अभी प्राइमेवल एसेंस ट्रांसफर करना जारी रखती तो शायद वो फैंग युआन का अपर्चर तोड़ सकती थी। लेकिन अगर वो उसका अपर्चर तोड़ भी देती तो यांगू को फैंग युआन एक सोच से ही नाश कर सकता था। उसने एक पाल सोचा और आखिर में अपना प्राइमेवल एसेंस वापस लेने का फैसला किया। शुरू में 10% सिल्वर स्नो प्राइमेवल एसेंस फैंग युआन के अपर्चर में ट्रांसफर हुआ था, जो 3/5 में बदल जाना चाहिए था। ए फ्लैट जब बाइनिंग बिंग ने अपना प्राइमेवल एसेंस वापस ले लिया तो बदले हुए प्राइमेवल एसेंस का लगभग 1/5 ही बचा था। जिस चीज ने बाइनिंग बिंग को अंदर से आह भरने पर मजबूर कर दिया वो थी इस बोन फ्लैश यूनिटी गू की क्षमता। फैंग युआन ने सारे बोन स्पीयर गू को बाइनिंग बिंग के अपर्चर में ट्रांसफर कर दिया और फिर स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस को स्वीकार किया। जब ये स्नो प्राइमेवल एसेंस का हिस्सा बाइनिंग बिंग के शरीर में था तो उसमें उसकी ऑरा थी। ए फ्लैट जब ये फैंग युआन के अपर्चर में ट्रांसफर हो गया था तो ये अचानक सिकुड़ गया और फैंग युआन की ऑरा में बदल गया। बदला हुआ स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस फैंग युआन के अपर्चर के नीचे बैठ गया और उसका ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंस मजबूरी में उसके ऊपर तैरता रहा। दोनों शांति से मौजूद थे, जैसे कि ये स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस का हिस्सा फैंग युआन के अपर्चर ने हाई पैदा किया हो। अगर बाहरी प्राइमेवल एसेंस इतने करीब आ जाता तो वो तुरंत फट जाता और अपर्चर को नुकसान पहुंचता। इसलिए नॉर्मल प्राइमेवल एसेंस देना एक रस्सी पर चलने जैसा था, बहुत खतरनाक और थका देने वाला। फैंग युआन ने इस व्हाइट सिल्वर प्राइमेवल एसेंस के हिस्से को अपर्चर की दीवारों पर मारने की कोशिश की। गू मास्टर्स को 9 ग्रेट रेल्म्स में बांटा गया था। हर ग्रेट रेल्म को आगे 4 छोटे रेल्म्स में बांटा गया था, इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज, अपर स्टेज और पीक स्टेज। इनिशियल स्टेज लाइट मेम्ब्रेन एपर्चर वॉल्स थे, रोशनी पतली और टिमटिमाती हुई थी। मिडिल स्टेज वाटर मेम्ब्रेन एपर्चर वॉल्स थे, रोशनी आजादी से बहती थी। अपर स्टेज स्टोन मेम्ब्रेन एपर्चर वॉल्स थे, रोशनी ठोस अवस्था में जम गई थी।
पीक स्टेज क्रिस्टल मेम्ब्रेन एपर्चर वॉल्स द जिनकी रोशनी अलौकिक और शुद्ध थी। फैंग युआन अब एक रैंक 1 अपर स्टेज पर था, उसकी अपर्चर की दीवारें स्टोन मेम्ब्रेन की थी। लेकिन स्नो सिल्वर प्राइमीवल एसेंस के एक हाई झटके से यह स्टोन मेम्ब्रेन दीवार जोर से कांपने लगी। चैप्टर 231 साधना का नशा। फैंग युआन ने डर के मारे जल्दी से रुक गया। हालांकि उसने पहले लिकर वर्म का इस्तेमाल किया था, पर वो प्राइमीवल एसेंस को रिफाइन करने और उसकी क्वालिटी को एक छोटे रेल्म तक बढ़ाने के लिए था। उसने कभी भी स्नो सिल्वर प्राइमीवल एसेंस का इस्तेमाल नहीं किया था, जो कि कहीं ज्यादा बेहतर क्वालिटी का था। कोई चारा न होने के कारण फैंग युआन को हर बार इस्तेमाल की जाने वाली मात्रा कम करनी पड़ी और साथ ही अपनी अपर्चर की दीवारों से टकराने वाली लहरों को भी धीमा करना पड़ा। सोचा न था कि प्राइमीवल एसेंस की क्वालिटी ज्यादा होने पर भी दिक्कत हो सकती है। फैंग युआन थोड़ा चिढ़ गया। अंधेरे में बाई निंगबिंग ने यह सुना और अपनी ऊँग घुमा दी। ये कैसा अनोखा मौका था। अगर किसी और को पता चलता तो वो शायद गुस्से में उस थप्पड़ मारकर मार ही डालते। ये सच में एक खुशनुमा चिंता थी। 4 घंटे बाद यह 6% स्नो सिल्वर प्राइमीवल एसेंस आखिरकार खत्म हो गया। उसके खुरदरे पत्थर के अपर्चर की दीवारों पर इस एक दौर की कल्टीवेशन से ही एक चमक आने लगी थी। ये एक ऐसे कच्चे हीरे जैसा था जिसने प्रोसेस होने के बाद अपनी क्वालिटी के लायक चमक देनी शुरू कर दी हो। जल्दी और 10% ट्रांसफर करो, फैंग युआन ने जोर देकर कहा। इस तरह उन्होंने पूरी रात कल्टीवेशन की। जब सुबह मुर्गे ने बांग दी, खिड़की से रोशनी अंदर आने लगी और फैंग युआन ने धीरे धीरे अपनी ऊँग खोली। उसकी ऊँग में एक ऐसी चमक थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। उसने अपनी हथेली को देखा और अपनी मुट्ठियां भींची। रैंक 1 पीक स्टेज। सिर्फ एक रात की कल्टीवेशन ने यूज रैंक 1 अपर स्टेज से रैंक 1 पीक स्टेज तक पहुंचा दिया। ये कैसी दिव्या गाती थी। जब से फैंग युआन ने कल्टीवेशन शुरू की थी, उसने कभी इतना आरामदायक और बेफिक्र महसूस नहीं किया था, अपनी पिछली जिंदगी में भी नहीं। ऐसा एहसास लगभग नशे जैसा था। जैसे कि जब उसके पास सी ग्रेड एप्टीट्यूड था, वो कछुए की तरह कल्टिवेट करता था। लिकर वर्म का इस्तेमाल करके वो चलता था। अ ग्रेड एप्टीट्यूड और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस के साथ वो दौड़ता था। पर ये क्या बाला थी। इस बोन फ्लैश यूनिटी गू के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो 2 पंख लगाकर उड़ रहा हो। यहां तक कि बाई निंगबिंग भी हैरान थी। वो होशियार थी और जल्दी ही समझ गई कि इस गू का एक और बड़ा इस्तेमाल है। ये गू एक बड़े रेल्म को पार करने में भी मदद कर सकता है। लिकर वर्म सिर्फ कल्टीवेशन को एक छोटे रेल्म तक बढ़ा सकता था और गू मास्टर को एक बड़े रेल्म को पार करते वक्त अपने हाई प्राइमीवल एसेंस पर निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए एप्टीट्यूड बहुत जरूरी थी। लेकिन इस बोन फ्लैश यूनिटी गू के साथ वो किसी दूसरे रेल्म में जाते वक्त किसी और के प्राइमीवल एसेंस का इस्तेमाल कर सकते थे। ये एक पागलों जैसा फायदा था। इस गू के साथ बाईगू पहाड़ का सफर पूरी तरह सफल रहा। अगर मुझे हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस की कुर्बानी भी देनी पड़े तो ये उसके लायक होगा। इस वक्त सुबह की रोशनी किसान के घर में दाखिल हुई और बाई निंगबिंग ने जोर से सांस छोड़ते हुए कहा, इस दुनिया में कितने बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं। ग्रे बोन स्कॉलर सिर्फ एक रैंक 4 गू मास्टर था, लेकिन उसने बोन फ्लैश यूनिटी गू का आविष्कार किया। वो एक सच्चा प्रतिभाशाली था। टाइटल वाले सभी गू मास्टर्स की अपनी खासियत होती थी। उनके मुकबल फैंग और बाई तो गुमनामी में जी रहे थे। ... जलती धूप में, खेतों में। चाची, आप आराम करो, मैं आपकी मदद करता हूं। फैंग युआन ने बुढ़िया के हाथ से कुदाल छीन ली। बुढ़िया ताकत में नौजवान और मजबूत फैंग युआन का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने अपनी कुदाल छीन टी देख खुशी महसूस की, अपने टूटे दांतों को दिखाते हुए मुस्कुराई। मुझे ऐसा शानदार लड़का कहाँ मिलेगा। पहली डुअल कल्टिवेशन के बाद से 2 दिन बीत चुके थे। असल प्लान था एक रात रुककर चले जाने का, लेकिन बोन फ्लैश यूनिटी गू का इस्तेमाल करने के बाद फैंग युआन को तेजी से बढ़ती कल्टीवेशन की स्पीड में मजा आने लगा और उसने अपने प्लान्स बदलने का फैसला किया, कम से कम रैंक 2 पहुंचने के बाद ही जाने का। आखिरकार अस पत्थर के खोजे जाने में अभी भी 2 से 3 साल बाकी था। उसको कोई जल्दी नहीं थी। बाई निंगबिंग को कोई आपत्ति नहीं थी। रैंक 1 और रैंक 2 में बहुत बड़ा फर्क था। एक रैंक 2 गू मास्टर बनना उनके सफर में एक बड़ी मदद होगी। इसलिए वो गांव में ही रुक गए और नहीं गए। बुढ़िया ने भी उन्हें नहीं भगाया। सच तो ये था कि वो चाहती थी कि दोनों हमेशा के लिए वहीं रुक जाएं। वो इतने मेहनत से काम करते थे और हालांकि एक थोड़ा बेवकूफ था जबकि दूसरा बदसूरत, वो दोनों ईमानदार बच्चे थे। फैंग और बाई दिन में काम करते। एक के पास 2 सूअरों की ताकत थी जबकि दूसरे के पास एक मगरमच्छ की। आम इंसानों के बीच ये जैसे दिव्या शक्ति होने जैसा था।
खेती का काम तो हवा का झोंका था, जैसे बाएं हाथ का खेल। ऊपर से ये एक बुढ़िया का घर था, वहां कितना मुश्किल काम हो सकता था। हर रोज फैंग और बाई थोड़ा ही सोते थे, लेकिन फिर भी एनर्जी से भरे रहते थे। ऐसी लाइफस्टाइल जंगल में घूमने और कठिन परिस्थितियों में रहने, अपनी सुरक्षा की चिंता करते रहने के मुकबल स्वर्ग जैसी थी। फैंग युआन अपना सारा खाली समय कल्टिवेट करने में लगा था, जैसे उस लत लग गई हो। बोन फ्लैश यूनिटी गू के साथ उसकी स्पीड को सिर्फ एक कहावत से ही बयान किया जा सकता था, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की। वो पहली रात में हाई रैंक 1 पीक स्टेज तक पहुंच गया, और पिछले कुछ दिनों में वो लगातार अपनी नींव मजबूत कर रहा था, और उसकी अपचर की दीवारें पहले हाई क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी। इस रेट से वो कुछ ही दिनों में रैंक 2 तक पहुंच जाएगा। जैसे जैसे उनके कल्टिवेशन करने की संख्या बढ़ती गई, बोन फ्लैश यूनिटी गू का दर्जा फैंग युआन के दिल में बढ़ता गया। ब्लड स्कल गू और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस को भी पीछे छोड़ते हुए सिर्फ स्प्रिंग ऑटम सकाडा से नीचे। लिकरवर्म का तो जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी, जो सिर्फ एक छोटा रेल्म बढ़ा सकता था। वो बोन फ्लैश यूनिटी गू के सामने कुछ भी नहीं था। ब्लड स्कल गू की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा निवेश और समय लगता था। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस भले ही आचा था, लेकिन वो सिर्फ अकेले गू मास्टर्स की हाई मदद कर सकता था, जबकि ये बोन फ्लैश यूनिटी गू, बाइनिंग बिंग के शब्दों में, एक ऐसा गू था जो समाज की संरचना को भी बदल सकता था। ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी, और फैंग युआन इससे गहरी सहमति रखता था। बोन फ्लैश यूनिटी गू एक लो रैंक गू था, यहां तक कि रैंक 1 या 2 गू मास्टर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि इसके रिफाइनमेंट की कई जरूरतें थी। स्टैंडर्ड्स सच में ज्यादा ऊंचे नहीं थे, और पर्याप्त संसाधन वाला एक क्लैन इस गू को आसानी से रिफाइन कर सकता था। ये गू एक अकेले आदमी के लिए बेकार था, लेकिन क्लान्स या सेक्स के लिए ये एक दिव्य अस्त्र था। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके क्लैन के बुजुर्ग अपने जूनियर्स को पाल पोस सकते थे, एक गू मास्टर को तैयार करने में लगने वाले समय और पैसे को कई गुना कम कर सकते थे। इस बोन फ्लैश यूनिटी गू के साथ ये गू मास्टर्स को पालना पोसना नहीं था, बल्कि बैचेज में गू मास्टर्स तैयार करना था। ये जमीन आसमान का फर्क था। इस गू के कारण फैंग युआन ने पिछली रात अपने विचार भी बदल दिए थे। उस अकेले लड़ने के अपने प्लान्स को बदलकर अपनी खुद की एक शक्ति स्थापित करने का मन कर रहा था। इस विषय पर एक संगठित शक्ति सिर्फ इस्तेमाल करने का एक साधन थी। फैंग युआन ने अपनी पिछली जिंदगी में ब्लडविंग डेमोनिक सेक्ट बनाया था, और अगर वो इस जिंदगी में एक संगठन स्थापित करना चाहता तो ये बहुत आसान होता, क्योंकि उसने पहले ही इसका अनुभव कर लिया था। लेकिन एक संगठन स्थापित करने के लिए सबसे जरूरी चीज थी संसाधनों से भरे क्षेत्र पर कब्जा करना, और नियंत्रण की पाटन के नीचे लोगों को इकट्ठा करना और उनकी शक्ति का इस्तेमाल साथ में कल्टिवेट करने के लिए करना। गू मास्टर कल्टिवेशन नदी के उल्टे बहाव में तैरने जैसा था। ये संचय का एक सफर था, और इसके लिए स्वाभाविक रूप से संसाधनों की जरूरत थी। इसलिए रैंक 5 गू मास्टर्स और उससे नीचे के लिए एक संगठन की मदद उनकी कल्टिवेशन में सहायक होगी। लेकिन जब वो रैंक 6 तक पहुंच जाते और एक गुणात्मक परिवर्तन का अनुभव करते, आम इंसान से अमर बन जाते, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उनमें समा जाती, तब एक संगठन उनके लिए बेकार हो जाता। ये जानकर फैंग युआन के प्लान्स को समझना आसान था। अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन ने संसाधन इकट्ठा करने के लिए ब्लडविंग डेमोनिक सेक्ट स्थापित किया था। इस जिंदगी में कई विरासतों और रहस्यों के अपने ज्ञान के साथ वो सीधे इन संसाधनों को निगल सकता था और रैंक 6 तक बहुत तेजी से पहुंच सकता था। वो अपनी खुद की शक्ति बनाने के लिए समय और मेहनत क्यों बर्बाद करता? लेकिन अब जब उसके पास बोन फ्लैश यूनिटी गू था, तो अगर वो एक संगठन बनाता तो ये उसके पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से होता। निवेश कम होता, लेकिन इनाम ज्यादा। बैचेज में गू मास्टर्स तैयार होते और जल्दी ही एक बड़ी शक्ति बन जाती। लेकिन फैंग युआन ने सुबह तक इसके बारे में सोचने के बाद एक शक्ति बनाने का अपना विचार छोड़ दिया। अगर वो सच में बोन फ्लैश यूनिटी गू के भरोसे एक संगठन बनाता, तो ये मौत को दावत देना होता। ऐसा दिव्य अस्त्र निश्चित रूप से सभी बड़ी शक्तियों का लालच आकर्षित करता, अगर इसका खुलासा हो जाता। ये तो छोड़ ही दो कि वो शुरू से शुरू कर रहा था, यहां तक कि थोड़ी नींव वाला एक क्लैन लीडर भी बोन फ्लैश यूनिटी गू का इतने खुलेआम इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता। ये सच में दूसरों की जलन को आकर्षित करता था। यहां तक कि वो क्लैन, सदर्न बॉर्डर्स का नंबर 1 क्लैन, भी इसे अकेले इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता। फैंग युआन ने अनुमान लगाया कि अगर वो बोन फ्लैश यूनिटी गू का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना चाहते, तो कम से कम वो क्लैन, फेई क्लैन, टाई क्लैन और शान क्लैन के गठबंधन की जरूरत होती, ताकि दुनिया भर के सभी गू मास्टर्स के लालच से बचा जा सके। अगर मैं एक शक्ति बनाना चाहता हूं,
भले ही वो उज्जवल दिखने लगे, मुझे हर तरफ से खत्म कर दिया जाएगा। तब तक अगर मैं भाग भी जाऊं, जो नींव मैंने बनाई है वो खो जाएगी। आखिर में मैं एक पूरा हारा हुआ इंसान बन जाऊंगा जिसका हर कोई पीछा कर रहा होगा। फैंग युआन पूरी तरह से शांत हो गया था, ये जानकर कि ये एक बैंड गली है, इसलिए उसने एक बड़े पैमाने की लड़ाई में अकेले लड़ने के अपने इरादे को पक्का कर लिया। लेकिन सच कहूं तो बाईशेंग और बाईहुआ काफी होशियार थे। अपनी पिछली जिंदगी में हालांकि उन्होंने बोन फ्लैश यूनिटी गू का इस्तेमाल किया और राइचस ट्विन स्टार्स बने, उन्होंने इस शक्ति का इस्तेमाल अपने क्लैन की शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं किया। उनके जानबूझकर गुमराह करने से हालांकि बोन फ्लैश यूनिटी गू की प्रतिष्ठा स्थापित हो गई, लोगों ने उसकी क्षमता को बहुत कम आंका। फैंग युआन ने याद किया और इंडू जुड़वा सितारों में बुद्धि को महसूस किया। इस बार बाईगू पहाड़ तक आकर और भाई बहन को समय से पहले मारकर एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन फैंग युआन ने फिर से सोचा, यह बोन फ्लैश यूनिटी गू सिर्फ 2 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाईहुआ और बाईशेंग ने जरूर स्क्रोल पर दी गई रिफाइनमेंट विधि का इस्तेमाल किया होगा। मेरे अनोखे बदलाव के बिना बोन फ्लैश यूनिटी गू को रिफाइन करने की कठिनाई बहुत बढ़ जाती है। यह भी संभव है कि उन्होंने इस संभावना के बारे में सोचा ही ना हो। इतना सब सोचने के बाद फैंग युआन का सर दुखने लगा था। उसने तेज धूप में खेत जोत हुए अपना सर हिलाया, अपने बिखरे हुए विचारों को समेटा। आखिरकार ये चीजें जरूरी नहीं थी और इसके बारे में सोचना बेकार था। बदकिस्मती से मेरे पास सोचने में मदद करने वाले गू वॉर्म्स नहीं हैं, जैसे क्रिएटिव थिंकिंग गू, इंटेलिजेंट हार्ट गू, टैक्टफुल गू और लाइटनिंग थॉट्स गू। कम से कम बुकवर्म हाई काफी होता। ऐसा लगता है कि मैं इन्हें शांग क्लैन सिटी पहुंचकर ही खरीद सकता हूं। बुढ़िया का खेत छोटा था। फैंग युआन ने जल्दी से आधा जोत दिया जब बाइनिंग बिंग को दिलचस्पी हुई और वो खुद से मदद करने लगी। उसने किंगमाओ पहाड़ पर किसानों को खेत जोत देखा था, लेकिन तब वो अभी भी नासमझ थी, और अब जब वो इस हालत में थी, वो इसके अंदर के अजूबों का अनुभव करना चाहती थी। जब रात होने लगी तभी उन्होंने बुढ़िया के घर के सामने खाना शुरू किया। तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, अभी भी बर्तन में शकरकंडी है, इससे तुम्हारा पेट जरूर भर जाएगा। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए 2 कटोरी चावल निकाले। ये चावल राइस बैग ग्रास के बेहतरीन चावल नहीं थे, बल्कि मोटे अनाज थे। लेकिन दोनों वैसे भी खाने में नखरे नहीं करते थे। धीरे धीरे खाओ, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक खुशखबरी है। टेबल पर बुढ़िया ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। चैप्टर 232, हड्डियों को बदलने का भयंकर दर्द। चाची, आपके पास क्या खुशखबरी है? फैंग युआन ने फौरन एक भोली सी मुस्कान के साथ पूछा। जैसे ही वो पूछ रहा था, एक बूढ़ा आदमी बाहर से अंदर आया। बाइनिंग बिंग ने चुपके से इस बूढ़े आदमी को देखा। ये बूढ़ा आदमी एक गू मास्टर था, लेकिन उसके पास सिर्फ रैंक 1 इनिशियल स्टेज की कल्टिवेशन थी और वो बहुत बूढ़ा था। चिंता की कोई बात नहीं थी। नौजवान, ये हमारे गांव के मुखिया हैं। बुढ़िया ने इस आदमी का परिचय कराया। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग जल्दी से खड़े हो गए। फैंग युआन ने अपना सर खुजाया और असहज दिखा। सम्मानित मुखिया जी, मैं हूं। उसने अपना परिचय भी पूरा नहीं किया था कि मुखिया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। मुझे पता है, तुम दोनों बाहर से आए हो। गू मास्टर्स दूसरे गू मास्टर्स की ऑरा महसूस कर सकते थे, लेकिन फैंग और बाई के कानों में ब्रेथ कंसीलमेंट गू था। उनकी गू मास्टर की ऑरा छिपी हुई थी और मुखिया उस महसूस नहीं कर पाया। बूढ़े मुखिया को इंडू एजेएन एबियन के बारे में कुछ दिन पहले ही खबर मिल गई थी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। इन दिनों फैंग और बाई के अलावा बहुत से नए लोग गांव में आकर रुके थे। अगर आना ही था तो अकेले आ जाते, तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? बुढ़िया ने बड़बड़ाया। बूढ़ा मुखिया खाली हाथ नहीं आया था, उसके हाथ में बांधी हुई मछलियों की एक लड़ी थी। ये मछलियां मैंने सुबह तालाब से पकड़ी हैं। तुम्हारे दांत ठीक नहीं हैं, थोड़ा मछली का सूप पी लेना, सेहत ठीक हो जाएगी। बूढ़े मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बुढ़िया ने उसे एक तिरछी नजर से देखा और फिर मछलियां ले ली। मैं जाकर मछली का सूप बनाती हूं। उसकी आवाज में खुशी साफ महसूस की जा सकती थी। बाइनिंग बिंग उन दोनों बुजुर्गों के बर्ताव और बातों से कुछ भी नहीं समझ पाए, लेकिन फैंग युआन की निगाहें चमक उठी। यूज एहसास हुआ कि ये बूढ़ा आदमी और बुढ़िया शायद इस उम्र में एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। चाची, ये काम मैं कर देता हूं, फैंग युआन ने तुरंत कहा। तुम लोग बैठो और बातें करो, एक खुशखबरी है। बुढ़िया ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, फैंग और बाई को बैठने का इशारा करते हुए। मैंने तुम्हारी कहानी गांव वालों को बता दी है। मुखिया एक गू मास्टर हैं, वो तुम लोगों की मदद कर सकते हैं। गू मास्टर? फैंग युआन की ईंट फौरन सॉसर जितनी बड़ी हो गई।
वो हैरान और हक्का बक्का सा वहीं खड़ा रह गया। बाइनिंग बिंग फैंग युआन के इस एक्सप्रेशन पर अपनी ईंट घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने भी एक हैरान एक्सप्रेशन दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस साफ तौर पर फैंग युआन से बहुत पीछे थी, और वो ये जानती थी। बूढ़े मुखिया ने फैंग युआन के एक्सप्रेशन पर जोर से हंसी। उस तुरंत ये बदसूरत और भोला भला लड़का थोड़ा प्यारा लगा। बाइनिंग बिंग के मुकाबले, जो सिर्फ थोड़ी हैरान दिख रही थी, बूढ़े मुखिया को फैंग युआन ज्यादा पसंद आया। आओ बैठो, तुम दोनों नौजवानों, इतना फॉर्मेलिटी मत करो। उसने हाथ हिलाया और पहले खुद बैठ गया। फैंग युआन ने शर्मीलेपन का नाटक किया और फिर जोर से सांस लेते हुए बैठ गया। वो घबराया हुआ लग रहा था। बाइनिंग बिंग ने भी पीछे से उसके एक्सप्रेशन को फॉलो किया, लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन बूढ़े मुखिया को कोई शक नहीं हुआ। मैंने सुना तुम लोग जड़ी बूटी और नमकीन मांस बेचने गए थे, लेकिन बदकिस्मती से एक जंगली जानवर से टकरा गए। तुम्हारी चाची ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने इन दिनों उसकी बहुत मदद की है। मेरे पास कुछ पर्पल मेपल के पत्ते हैं। कुछ दिनों में एक कारवान यहां आने वाला है। तुम ये पर्पल मेपल के पत्ते बेचकर अपना नुकसान पूरा कर सकते हो। जब बाइनिंग बिंग को एहसास हुआ कि ये वो खुशखबरी थी जिसके बारे में बुढ़िया बात कर रही थी, उसने तुरंत अपनी दिलचस्पी खो दी। ये लिंक टू डॉट ये लिंक टू डॉट ये फैंग युआन खुशी से हकलाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका गला भर आया। महाशय, आप सच में एक आचे इंसान हैं, एक महान इंसान हैं। बूढ़े मुखिया ने इस शैतान के कंधे पर थपथपाया और सहानुभूति दिखाने की कोशिश की। ऐसा कहने की जरूरत नहीं। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मैं ये पर्पल मेपल के पत्ते तुम्हें ऐसे ही नहीं दे सकता, वरना गांव वाले इस पर कुछ कहेंगे। ऐसा करते हैं, गांव के पूर्वी छोर के खेतों को जोतने में मदद करो। तुम्हें बस 7 दिन तक काम करना है, जब तक कारवान नहीं आ जाता। वो सच में फैंग और बाई का शुक्रगुजार था। वो एक आम इंसान था जो इस गांव में पैदा हुआ और बड़ा हुआ। वो और बुढ़िया बचपन के दोस्त थे। लेकिन दुनिया के मामले अजीब होते हैं। बुढ़िया की शादी कहीं और हो गई। एक बार जब एक कारवान आया था, एक गू मास्टर ने उसकी समझदारी को देखा और उसकी थोड़ी मदद की, जिससे वो एक गू मास्टर बन गया। इस वजह से वो गांव का मुखिया बन गया। हालांकि उसके दिल में अभी भी बुढ़िया के लिए एहसास दोनों के अपने परिवार और बच्चे थे, और अगर वो उससे ज्यादा संपर्क में रहता तो इसका बुरा असर पड़ता। हालांकि वो मुखिया था, वो खुलेआम उसकी मदद नहीं कर सकता था। वो असल में चुपके से फैंग और बाई पर नजर रख रहा था, और उस लगा कि उनकी नीयत खराब नहीं है। वो मेहनती थे और ईमानदार बच्चे बस उनकी किस्मत थोड़ी खराब थी। इसलिए जब बुढ़िया ने उनकी कहानी सुनाई, वो तुरंत मदद के लिए तैयार हो गया। तुमने डिनर के वक्त मुखिया की बात मान ली। क्या तुम सच में एक गाड़ी भर के पर्पल पता नहीं क्या पत्तों के लिए 7 दिन खेत जोतने का सोच रहे हो? रात में घर में बाइनिंग बिंग ने उलझन में पूछा। पर्पल मेपल के पत्ते मेरा असली मकसद बिल्कुल नहीं है। क्या तुमने खाने के वक्त नहीं सुना? एक कारवान इस जगह से गुजरने वाला है। फैंग युआन ने जवाब दिया। तो क्या? तुमने ही तो बताया था कि कारवान साल भर जियू पहाड़ से गुजरते रहते हैं। कारवान कभी साल में एक बार गुजरता है, और कभी हर 6 महीने में एक बार। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एक कारवान बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। मैंने कुछ इनडायरेक्टली पूछताछ की और पता चला कि ये कारवान पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है। भले हाई ये शांगक्लैन सिटी ना जाए, कम से कम ये हमारी मंजिल के रास्ते पर तो जाएगा। बाइनिंग बिंग को अचानक समझ में आ गया। तुम कारवान में शामिल होकर उनकी ताकत का इस्तेमाल करके शांगक्लैन सिटी पहुंचना चाहते हो? उसने इस पर थोड़ा सोचा, और ये तरीका बहुत अच्छा लगा। पहली बात, अर्थ हियरिंग एयर ग्रास नष्ट हो गया था। उनके पास जांच करने वाला गू नहीं था, जिसका मतलब था कि अगर वो अकेले सफर करते तो काफी दिक्कत होती। दूसरी बात, उन्होंने जुर्म किए थे। बाइक्लैन निश्चित रूप से बिना रुके उनका पीछा कर रहा था। कारवान में शामिल होना अपनी निशानियों को छुपाने का एक बेहतरीन तरीका था। आखिर में उनके पास ब्रेथ कंसीलमेंट गू था और वो आम इंसानों का भेस बना सकते थे। कारवान निश्चित रूप से बाहरी गू मास्टर से सावधान रहते, लेकिन आम इंसानों के प्रति उनकी ज्यादा सतर्कता नहीं होती। अगर वो पकड़े भी जाते तो भी कोई समस्या नहीं होती। इस वक्त एक रैंक 3 और एक रैंक 2 कल्टिवेशन के साथ वो भाग सकते थे। कारवान के मुखिया आमतौर पर रैंक 3 कल्टिवेशन रखते थे। जियाफू जैसे रैंक 4 वाले काफी कम होते थे। लेकिन अगर हम आम इंसानों का भेस भी बना लें, तो क्या हम ऐसे ही कारवान में शामिल हो सकते हैं? बाइनिंग बिंग ने इसके बारे में सोचा, लेकिन उसके मन में ये चिंता अभी भी थी। फैंग युआन हंसा। ऑफ कोर्स, हम ऐसे ही कारवान में शामिल नहीं हो पाएंगे।
हमें आम इंसान होकर भी एक गांटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि बूढ़ा मुखिया हमारी इस समस्या को हल कर देगा। तब जाकर बाइनिंग बिंग को चैन मिला और उसने अपनी चिंता छोड़ दी। मैं बेकार में ही चिंता कर रही थी। सच में, इस आदमी की चालाकी के साथ भला वो इस कमी के बारे में कैसे नहीं सोच सकता था, उसने सोचा। ठीक है, मैं 7 दिन बाद रैंक 2 इनिशियल स्टेज तक पहुंच जाऊंगा और मुझे लगता है कि अब आयन बोनगू और जड़े बोनगू इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। बाइनिंग बिंग ने अपना मुंह टेढ़ा किया और फिर हल्के से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उन्हें इस्तेमाल करो, लेकिन तुमने माना कर दिया और इतने दिनों तक उन्हें बेकार में पालते रहे, इतना सारा स्प्रिंग मिल्क बर्बाद किया। फैंग युआन ने एक गहरी आह भरी, नौजवान, तुम अनजान हो इसलिए इसमें होने वाले दर्द से बेखौफ हो। आज रात हम डुअल कल्टीवेशन नहीं करेंगे। मुझे कल रात आयन बोनगू इस्तेमाल करने से पहले अपने दिमाग को ठीक से आराम देना होगा। अगले दिन फैंग और बाई अपने समझौते के मुताबिक गांव के पूर्वी छोर के खेतों में काम करने गए। फैंग युआन ने जानबूझकर सुबह से शाम तक काम किया। उसके शरीर में अपर शक्ति थी। ये थोड़ा सा काम तो जिक्र के लायक भी नहीं था, लेकिन वो पहले ही सुन सकता था कि दूसरे किसान यूएस पर ध्यान दे रहे हैं और यहां तक कि उसकी इज्जत भी कर रहे हैं। रात में वो बिस्तर पर आल्टी पाल्टी मारकर बैठा और अपने अपचर के अंदर आयन बोनगू में प्राइमेवल एसेंस ट्रांसफर करने पर ध्यान केंद्रित किया। ये गो एक हड्डी जैसा था, जिसके सिरे गोल और चिकने थे और बीच का हिस्सा पतला था। पूरी हड्डी बिल्कुल काली थी, जैसे लोहे से बनी हो। ये गो एक रैंक 3 गू था और इसे एक्टिवेट करने के लिए तुरंत बड़ी मात्रा में प्राइमेवल एसेंस की जरूरत थी। फैंग युआन सिर्फ एक रैंक 1 गू मास्टर था और उस इसका इस्तेमाल नहीं कर पाना चाहिए था। लेकिन बाइनिंग बिंग द्वारा बहुत सारे स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस ट्रांसफर करने के बाद वो इसे एक्टिवेट करने के लायक हो गया था। ट्रांसफर किया गया स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस लगभग पूरी तरह से आयन बोनगू में ट्रांसफर करने में इस्तेमाल हो गया। इस गू ने पहले एक काली रोशनी छोड़ी और फिर तुरंत पिघल कर लोहे के तरल लिक्विड में बदल गया। ये एपर्चर से बाहर निकला और फैंग युआन के कंकाल में मिल गया। दर्द, एक तीव्र और अकल्पनीय दर्द। फैंग युआन को लगा जैसे उसके दिल पर एक गर्म लोहे की छाप लगा दी गई हो। जहां भी लोहे का तरल हड्डियों से गुजरता, वहां ऐसा लगता जैसे उस जलते हुए कोयलों पर भूना जा रहा हो। इस तरह का दर्द आत्मा तक को छेड़ देता था। फैंग युआन का चेहरा इस दर्द से बिगड़ गया। तुरंत बाद पसीने की बूंदें फैंग युआन के माथे से टपकने लगी और अगले हाईपैल उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। एक लंबे आस के बाद फैंग युआन दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने एक करा निकाली। बाइनिंग बिंग का चेहरा बदल गया। अंधेरे के कारण वो फैंग युआन का पहला एक्सप्रेशन और हालत साफ नहीं देख पाई थी, लेकिन इस दबी हुई करा से उसने अंदाजा लगाया कि ये दर्द कोई मामूली नहीं था। वो जानती थी कि फैंग युआन के पास कितनी पागलों जैसी इच्छा शक्ति थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था जब उसका पूरा शरीर आग से लिप्त हुआ था, लेकिन आयन बोनगू का इस्तेमाल करने के बाद उसने ऐसी आवाज निकाली, इससे पता चलता था कि दर्द कितना तीव्र था। गू मास्टर की कल्टीवेशन के 3 बड़े पहलू पालन, इस्तेमाल और रिफाइन इस्तेमाल के मामले में कुछ गू बेहद अजीब थे। आयन बोनगू उनमें से एक था जो इस्तेमाल करने पर बेहद तीव्र दर्द देता था। बदकिस्मती से इस दर्द को सहना पड़ता था और अगर बीच में बेहोश हो गए तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। इतिहास में कई मशहूर गू मास्टर्स आयन बोनगू जैसे गू का इस्तेमाल करने के दर्द से मर गए थे। फैंग युआन ने अपने दांत भींचे और हिम्मत बांधे रखी। असहनीय दर्द यूएस पर हावी होता रहा। उसने अनचाहे में ही अपनी नाक से कई करा जैसी आवाजें निकाली। आखिर में उसका पूरा शरीर दर्द से लगभग सुन्न हो गया। वो अपने जबड़ों में और ताकत भी नहीं लगा सकता था। जब उसकी सारी हड्डियां पिघले हुए लोहे से काली रंग गई, तब उसने आखिरकार राहत की सांस ली और तुरंत ही एक चक्कर का झोंका यूएस पर हावी हुआ। उसकी ऊँट के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होने लगा। लेकिन उसने जबरदस्ती हिम्मत रखी और कुछ गहरी सांसें लेने के बाद वो धीरे धीरे लेट गया। खत्म हो गया? बाइनिंग बिंग की आवाज अंधेरे से आई। बिल्कुल। फैंग युआन ने ठंडी हवा खींची। उसकी आवाज बैठी हुई थी लेकिन स्थिर थी। सो जाओ, हमें कल फिर काम करना है। ठीक है। बाइनिंग बिंग को यह जानकर बहुत निराशा हुई कि फैंग युआन अभी भी होश में था। अगर वो बेहोश हो जाता तो यूज यांगू हासिल करने का मौका मिल सकता था। नहीं, ये ठीक नहीं है। यांगू तो फैंग युआन के अपचर के अंदर है। मैं न्यूज बिना किसी खास तरीके के कैसे निकाल सकती हूं? ये सोचते ही उसने अपने काले विचार छोड़ दिए। अगले दिन फैंग युआन काम पर नहीं गया बल्कि बिस्तर पर ही पड़ा रहा। तीव्र दर्द अभी भी उसके आसपास मंडरा रहा था और उस सता रहा था।
अगर वो जरा सा भी हिलता तो उठने वाला भयंकर दर्द ऐसा लगता जैसे एक आरी उसकी नसों को काट रही हो। दर्द ने यूएस पर अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था और उस बेहद कमजोर अवस्था में डाल दिया था। खेती के काम की तो बात ही छोड़ो, वो बिस्तर से उठकर चल भी नहीं पा रहा था। इस पल बाइनिंग बिंग को एहसास हुआ कि फैंग युआन ने कल रात जबरदस्ती एक नकाब ओढ़ रखा था। नतीजन वो खेत में गई और अकेले ही काम किया। शाम तक फैंग युआन थोड़ा हिल-डुल पाने लगा था। बाइनिंग बिंग ने यूएस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और जड़े बोनगू का इस्तेमाल किया। जाहिर है उस पता चला कि फैंग युआन ने कितना भयंकर दर्द झेला था। जितनी घमंडी वो थी, वो भी दर्द में कराहने से खुद को रोक नहीं पाई और यहां तक कि बेडशीट को भी पकड़ लिया। लेकिन भले ही उसका पूरा शरीर कांप रहा था, वो आखिर तक डाटी रही। सफलता के तुरंत बाद एक तेज चक्कर ने यूएस पर हमला किया। वो बिस्तर पर गिर गई और तुरंत बेहोश हो गई। चैप्टर एंड।